वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का एक यूनिट रखा है, उसको भी इसके बाद प्रोबेबली यूनिट के बाद वो अपलोड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी लोगों का गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, ये गोल होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल पेपर रहता है, मतलब ये टॉपिक ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें काफी ज्यादा एंड तक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बस किसी तरीके से इंसान पास हो जाए, बस ये यूनिट निकल जाए, ये हमारा जो है वो सेमेस्टर निकल जाए, फिजिकल केमिस्ट्री में बैक ना आए। ये गोल रहता है। शायद आई थिंक काफी ज्यादा लोगों की इसमें बैक भी आती है। तो फोकस क्या रहना चाहिए कि हमें किसी तरीके से एग्जाम को क्लियर करना है। मैं कोई वो नहीं बोल पा रहा कि मेरी वीडियो देख के आपके बहुत अच्छा ग्रेड आ जाएगा कोई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ प्रोबेबली आप लोग पास जरूर हो जाएंगे। जब आप पूरा अगर देखेंगे तो आप डिसेंट स्कोर से आप पास हो जाएंगे। मतलब कोई बहुत अच्छा इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ना खुद से, ना मुझसे, ना फिजिकल केमिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये दिया था, तो मुझे भी पता है मेरे टाइम पर क्या मेरा हाल हुआ था जब मैं इसको पढ़ रहा था। एंड तक पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा एकदम एंड में ये हुआ था कि हाँ चलो ठीक है, अब थोड़ा फाइन लग रहा है। बट यस, आप लोग अगर अभी से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री यस पढ़िए, जितनी मैं अपलोड कर पा रहा हूँ उतनी करूंगा। रिकॉर्ड करना भी है काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड, काफी यूनिट है ये। और पूरे जो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है वही काफी ज्यादा हमारी डिफिकल्ट रहती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी ही, मतलब सारी ही पढ़नी पड़ेंगी। बाकी इसके बाद अपना कंटिन्यूएशन करेंगे, तो मैंने सोचा एक यूनिट कर देता हूँ ये करके, फिर इसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक कर लूंगा, फिर दोबारा कोशिश करूंगा फिजिकल की। तो ऐसे बीच बीच में फिजिकल भी लाता रहूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स या क्वांटिटीज, जो हमने क्लास 11th या आप लोगों ने सभी ने क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, क्योंकि सारे बच्चे आई होप साइंस साइड वाले ही हैं हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स में। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब बहुत आराम से समझिए। इंटेंसिव का मतलब, या पहले एक्सटेंसिव का समझ लेते हैं। तो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज वो होती हैं जो कहीं ना कहीं अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। क्या मतलब वो सर? नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके पास चीनी, पता है सबको क्या होती है? यस सर पता है। आपने चीनी का एक स्पून लिया छोटा वाला, उसमें कुछ अमाउंट आया होगा चीनी का, हाँ सर आया होगा। उसका कुछ मास होगा, हाँ सर। उस अमाउंट का कुछ मास होगा। अब आप बड़ा वाला स्पून लिया, उस बड़े वाले स्पून में चीनी लिया, क्या ज्यादा अमाउंट आई है चीनी की? द आंसर इज यस। तो मास ज्यादा होगा? द आंसर इज यस। तो मैंने क्या अमाउंट बढ़ाया तो क्या मास बढ़ गया? यस सर। तो ये हमारी हो गई एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो जो ऐसी क्वांटिटी जो हमारी किस पर डिपेंड करती हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। कि हमने अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ा दी या घटा दी, तो वो भी चीज जो है, वो क्वांटिटी जो है वो अलग उसमें चेंज आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। सो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सो दे आर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया। इंटेंसिव क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं विच एक्चुअली डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे बात करें इसकी? तो सबसे पहले देखिए, ले लेते हैं हम हनी। हनी का आपके पास एक पूरा का पूरा डब्बा है, उसमें ऑब्वियसली हनी का डब्बा है तो हनी होगी। तो उसमें आप एक चमचा हनी निकालिए, या पूरा बड़ा वाला चमचा हनी निकालिए। आपने अमाउंट बढ़ाया तो क्या डेंसिटी में चेंज आएगा? ध्यान से नो सर। हनी जो एक चमचे वाली जितनी थिकनेस एक चम्मच वाली हनी में है, उतनी ही एक बड़े वाले स्पून वाले में होगी। थिकनेस इस सॉर्ट ऑफ डेंसिटी की रिलेट कर रहे हैं ना। सिमिलरली हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो अगर मेरे पास 1 मोलर HCl सोल्यूशन मैंने बना लिया, उसका मैं उसमें से मैं 1 स्पून या 5 ml निकाल के अलग करूं, और या 10 ml निकाल के अलग करूं, क्या कॉन्सेंट्रेशन उस 10 ml की चेंज हो जाएगी? नो सर, वो भी 1 मोलर रहेगा। वो भी 1 मोलर रहेगा। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, ऑब्वियसली सर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और ये क्या है? इंटेंसिव में हमने बात कर ली। तो ये क्या हो गई हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई हमारे पास? एक क्या हो गई? बोलिए। दैट इज हमारी जो हो गई वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब एक चीज ये होती है कि अगर हमने एक्सटेंसिव दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर लिया, तो वो मिलके हमारे पास बन जाती है इंटेंसिव। कैसे सर? इसको प्रूव करिए। मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? सर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अमाउंट, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो क्या मोलर मास तो कांस्टेंट रहेगा? अगर मैंने मास बढ़ाया, क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे? हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड हो गए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव हो गए। ठीक है। वॉल्यूम मुझे बताइए होती है सर। वॉल्यूम हमें पता है कि कितना हम ले रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर। क्या मैंने अगर ज्यादा चीज ली तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी? द आंसर इज यस। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है एक्सटेंसिव है, मुझे पता है वॉल्यूम मेरी क्या है? एक्सटेंसिव है। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? सर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी, जो अभी अभी हमने प्रूव करी है। दूसरा एग्जांपल लिया, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम।
क्या ये बात समझ आई या नहीं? कि दो अगर एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हैं उनका हम रेशो लेंगे तो ऑलवेज वील गेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल हमें मिलेगा। अब कलर की बात करें, कलर इज ऑल्सो इंटेंसिव। आप देखिए आपके पास एक बड़ा सा लिटमस पेपर है, एक छोटा सा लिटमस पेपर है, तो क्या उसके रेडिशनेस या जो भी उसका कलर होगा उसमें कोई बदलाव होगा? ध्यान से रीजनो। तो यहाँ पर कलर भी हमारे पास हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी इंटेंसिव आती है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नोट्स वगैरह तो आपको कहीं ना कहीं से भी मिल जाते हैं, लिखना कैसे है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा नोट्स की यहाँ पर जरूरत पड़े। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था। नेक्स्ट बात करें हम स्टेट एंड पाथ फंक्शन की। तो पाथ फंक्शन को अगर समझाऊं तो सबसे पहले जो डिपेंड करते हैं पाथ पर, कि क्या पाथ फॉलोड करा है। पाथ फॉलोड मतलब एक ए है, ए से मुझे बी जाना है, मैं हो सकता है स्ट्रेट चला जाऊं, हो सकता है मैं इधर से होता हुआ जाऊं, हो सकता है मैं इधर से होता जाऊं। तीनों जगह मैंने अलग अलग पाथ लिए हैं, तो तीनों जगह जो मेरी वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी उस क्वांटिटी की, जो भी क्वांटिटी या जो भी फंक्शन जो कि क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। और जो हमारे पास मेजरली हमें दो ही बात करनी है, एक वर्क एक हीट। तो हीट एंड वर्क हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन की बात करें जो हमारे जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। क्या इनिशियली कंडीशन थी, क्या फाइनली कंडीशन थी? अगर मैं मतलब समझाऊं ना इसका थर्मोडायनेमिकली, तो क्या होगा, आपका इनिशियल प्रेशर था P1 V1 T1, फाइनल हो जाएगा कहीं ना कहीं P2 V2 T2, सारे रास्तों से सेम होगा। तो अब इस रास्ते में आप बीच में गए, हो सकता है आपने प्रेशर P1 से कुछ P3 हो गया हो, फिर P4 हो गया हो, फिर कुछ और हो गया हो, एंड देन फाइनली P2 हो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे बात करो, ऐसे ही P1 P2 P3 P4 कुछ अलग अलग प्रेशर होके चेंज होके एंड में P2 आ गया। तो क्योंकि अगर मेरे पास जो पाथ फंक्शन है वो डिपेंड करेगा भाई P1 से P2 जो हुआ या P3 जो हुआ उसमें क्या चेंज आया, उस हिसाब से वो चेंज होगा कि P2 या वॉल्यूम की भी चेंज जो हुई उस पर डिपेंड करेगा। बट जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वाली चीज है दैट इज स्टेट फंक्शन, वो सिर्फ ये देखेगा कि P1 क्या है और P2 क्या है। आप मुझे इतना बताओ, मुझे नहीं पता भाई बीच में प्रेशर क्या हुआ होगा, हो सकता है 0 एटीएम हो गया, हो सकता है 500 हो गया, कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था, मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ लेना देना है। तो ये हमारे पास होते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये रहता है थोड़ा सा, जब हम इंटीग्रल्स में आ जाए। तो स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक आध चीज इनके लिए ये बोली जाती है कि साइक्लिक इंटीग्रल, ये थोड़ी देर बाद अभी समझ में आएगा, यहाँ पर वापस आएंगे। जस्ट यू हैव टू राइट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दीज फंक्शन इज जीरो। एफ ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ फंक्शन से, तो थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई होप आप सभी लोग सुन भी रहे होंगे, इज जीरो। कोई सिर्फ नोट्स नहीं देखेगा। देन बात करें क्या है, डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन। डिफरेंशियल ये क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। ऑफ स्टेट फंक्शन को मैं एस एफ लिख रहा हूं, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की भी बात इसी वीडियो में करनी है। देन ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, ये लोग फॉलोज यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया। तो आइए अब आगे वाले टॉपिक पर। अच्छा उसका क्या होगा अगर हम बात करें यहाँ पर पाथ फंक्शन की, तो साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। डिफरेंशियल क्या होगा, इनएग्जैक्ट, फॉलो नहीं करेगा यूलर थ्योरम को। जो जो भी बातें यहाँ लिखी हुई है उसका उल्टा कर दिए। अब यहाँ पर अच्छा पहले ये चीज देख लें, आइसोलेटेड ओपन एंड क्लोज सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल सा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मुझे किसी ने चाय दिला के कप में, हाँ सर दे दी, ये चाय है मेरे पास, ओपन है, ठंडी होगी, हाँ सर होगी, क्या मैं चाय पी लूंगा तो कम हो जाएगी, हाँ सर। तो ये मेरा हो गया ओपन सिस्टम। सर मतलब क्या हुआ, बस आपने ये तो बता दिया। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं चाय पीऊंगा तो मास चेंज हो जाएगा, हाँ। अगर चाय ठंडी हुई तो क्या उसमें हीट चेंज हो जाएगी, हाँ। तो मास एंड हीट बोथ एक्सचेंज हो सकती है, यहाँ पर हम दोनों को एक्सचेंज पॉसिबल है, बोथ एक्सचेंजेस, बोथ दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। मास एंड हीट का जो दोनों का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। समझ में आई बात, हाँ सर बहुत सिंपल सी बात है, तो क्या समझने वाली है। अब दूसरा है भाई मेरे पास ये इसी कप को मैंने ढक दिया, मैंने कहा यार ढक के रख दूं अभी बाद में पीऊंगा, तो इसमें से क्या ये ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, हाँ सर ठंडी तो बिल्कुल होगी, मतलब कप में से कौन कह रहा नहीं होगी ठंडी, ढक दिया आपने ठीक है थोड़ी देर में हो जाएगी पर ठंडी होगी, हाँ सर। क्या एनर्जी का चेंज या हीट का चेंज होगा, हाँ सर। क्या मैं पी सकता हूँ ढकी हुई को, नहीं सर ढकी हुई को तो आप मतलब एकदम ऐसे पी नहीं सकते कोई, मतलब इसी प्लेट को हटाए बिना नहीं पी सकते, हाँ। तो यहाँ पर इस चीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्लोज सिस्टम। मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर हो पाएगा हमारा, हीट, ओनली हीट एक्सचेंज पॉसिबल। अब इसी चाय को मैं उठा के ले जाऊं कहां पर, थर्मस फ्लास्क में। अब आपको पता है उसका यूज किस लिए होता है, ऑब्वियसली 100% आइडियल नहीं होता, बट अगर मैं मान रहा हूं मैं ऐसा थर्मस फ्लास्क खरीद के लिया है जिसमें भाई ठंडी होके ही नहीं देगी चाहे, क्या मैं 5 साल तक रखूं, मान रहा हूं वैसे जनरली अच्छे खासे घंटे तक रहेगी, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा हो गया कैसा, जहां पर मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैप वैप लगा के रखेंगे, और हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी, तो मास एंड हीट हीट इन दोनों का जो एक्सचेंज है वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम।
आई होप ये दोनों तीनों चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब आगे आते हैं अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स पर, जो थोड़ा मैथमेटिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। सो पार्शियल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर z कोई भी एक चीज है जो हमारे पास, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे एक क्वांटिटी किन्हीं दो वेरिएबल्स पर डिपेंड होगी जनरली, या मैक्सिमम केसेस में। मतलब जो z है वो x पर भी डिपेंड करेगा, y पर भी। एग्जाम्पल के लिए लूं, जो प्रेशर है वो हमारे पास डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो टेम्परेचर में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब इसको करते हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि मेरा चेंज होगा प्रेशर, किस वजह से होगा सर, क्योंकि अगर हम एक्स जेड की बात करें, जेड चेंज क्यों होगा सर, क्योंकि एक्स भी चेंज हुआ होगा और वाई भी होगा। हो सकता है एक चीज हो सकता है दोनों चीज हो, डिपेंड करता है क्या हुआ। तो अगर मुझे लिखना है डी जेड, तो मैं लिखूंगा जिसको हम डीपी बाई डी, सॉरी, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितना चेंज जेड में आया डिवाइड कर दीजिए जितना चेंज आया आपके एक्स में, बाय टेकिंग वाई कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक क्वांटिटी एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करिए, हाँ सर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी का चेंज निकाल रहे हैं दूसरे क्वांटिटी के चेंज के रिस्पेक्ट में बाय टेकिंग द थर्ड वन कांस्टेंट। तो यही हमारे पास सिंपल है, दिस इज माय पार्शियल डेरिवेटिव, कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं बाय टेकिंग द थर्ड वन कांस्टेंट। तो अब इनटू में यहां पर लिख दूंगा मैं dx, प्लस क्या होगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे, एक का कांस्टेंट रखा था मैंने, अब मैं दूसरी वाली को कांस्टेंट रखूंगा, तो dz बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका dy एट कांस्टेंट, जोर से बोलिए, x इंटू dy। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो डी डेल जेड, इसको डी को नहीं डेल जेड बोलते हैं जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर होती है, तो वहां पर डेल जेड बोलते हैं। बाकी आपने मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस पढ़ के आते हैं, तो उन्हें ये बात तो पता होगी पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं ली। तो डेल जेड मतलब पार्शियल, सेम तरीका है भाई, मुझे जो डिफरेंशिएशन पढ़ी है ना 11 12th में, जो फिजिक्स में पढ़ी है, जो जिनके पास मैथ्स होगी उसमें पढ़ी है, वही सेम है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डेल की फॉर्म में, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चीज को कांस्टेंट मान रहे हैं, किसको, दूसरे वाले वेरिएबल को। तो मुझे अगर चेंज इन जेड निकालना है, तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर मैंने जैसे आपसे इनिशियली बोला कि एक्स पर डिपेंड कर रहा है वाई पर, एक्स पर चेंज आया तो जेड चेंज होगा, वाई पर चेंज आया तो जेड चेंज होगा, दोनों में से किसी एक पर आया किसी एक पर नहीं आया तब भी चेंज होगा। मान लेते हैं अगर मेरे पास जो है एक्स में चेंज नहीं आया, तो dx की वैल्यू होगी, सर अगर x में चेंज नहीं आया इसका मतलब dx जीरो, ये जीरो तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, तो dz किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y पर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो dz को हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जो प्रेशर है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है, तो मैं निकालूंगा dv dp इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट t इंटू dv, प्लस में डेल पी बाय डेल टी एट, बोलिए, कांस्टेंट, इस बार क्या लूं, v लेंगे इंटू टी टी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करा टू डिफाइन कंप्लीट डेरिवेटिव। ये क्या है, dz बाय dx पार्शियल डेरिवेटिव, डेल z, सॉरी डेल z कहना चाहिए, डेल z बाय डेल y क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, dz क्या है, ये दिस इज माय कंप्लीट डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव। और कैसे हमने करा इसको, वी बेसिकली वी हैव डिफाइंड कंप्लीट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए एक आध इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थोड़ी और क्लैरिटी हो। बात करते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए, यू हैव टू कैलकुलेट डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी। निकालिए सर, आइडियल गैस अगर आपने बोल दिया ना, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स 1 ही लेके चलेंगे, ठीक है। सो क्या करें, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल पी बाय डेल टी निकालना है। तो निकालिए प्रेशर की वैल्यू, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, सेम वैसे ही करिए, प्रेशर इज इक्वल टू आर टी बाई वी। पुट करिए यहाँ पर क्या, डेल बाय डेल टी हो जाएगा, और उसके यहाँ क्या लिखेंगे हम प्रेशर की जगह, आर टी अपॉन वी। कांस्टेंट क्या चीज है सर, कांस्टेंट हमारे पास वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। आर क्या होता ही कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ से आर बाय वी को बाहर ले सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल टी बाय डेल टी। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर हमारे पास x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, सर वो होता है बेसिकली x की पावर, वो पढ़ा है ना, x की पावर n वाला फॉर्मूला, d इसका इसके इक्वल हो जाता है n टाइम x n माइनस वन। तो यहाँ n क्या है, 1 है, 1 पीछे आएगा, 1 माइनस और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे t की टर्म चली जाएगी। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास r बाय v, और ये 1 ही हो जाएगा।
आई होप ये चीज समझ में आएगी। सिंपल मैथ है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, आराम से, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी ऐसे निकालिए। अब मैं वही पूछूं आपसे भाई, मुझे आप बता दीजिए कि डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर हम निकाल लेते हैं अब यहाँ पे किसकी वैल्यू, प्रेशर की नहीं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की निकालेंगे तो वो आ जाएगी आर टी बाई पी। बोलिए भाई। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, डिवाइड बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट, आर तो होता ही कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएंगी, दोनों चीजें आएंगी या नहीं। हाँ सर बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, मतलब क्यों नहीं आएंगे आप ये बताइए ना। तो आर बाय पी बाहर आ गया, डेल टी बाय डेल टी आ गया, तो ये आ गया आपका आर अपॉन। ठीक है, समझ में आया। एक और निकाल लेते हैं, आप बोल रहे हो तो एक निकाल लेते हैं भाई, डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो किसकी वैल्यू निकालनी है सर, अगेन वॉल्यूम की ही वैल्यू निकालनी है। सो वॉल्यूम हमारे पास आएगी आपकी, जैसे अभी अभी जस्ट वी सो आर टी बाई पी, तो आर टी बाई पी को यहाँ पर लिख देता हूँ। इस बार क्या चीज कांस्टेंट है सर, इस बार हमारी जो चीज कांस्टेंट है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बाहर रखना है और आर को बाहर रखना है, तो आर टी आ गया। तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है वन बाय पी का। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो पी की पावर माइनस वन हो जाएगा, पी की पावर माइनस वन होगा ना जब मैं इसको न्यूमरेटर में जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आर इंटू टी, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस वन ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। आई होप ये सिंपल सी डिफरेंशिएशन तो सभी को आती होगी। तो माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। आप एक आध क्वेश्चन खुद करना चाहें तो आप निकाल के देखिए, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक और निकाल लीजिए आप, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये निकाल लिया, आपका थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव की, किस तरीके से हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने। एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, फिर ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ओके, सो यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम से पहले एक चीज पहले देख लेते हैं, दैट इज हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव सबको पता है, सेकंड भी पता है, पढ़ के क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा जब पढ़ा होगा कभी फिजिक्स में, तो वहां पर ये चीज आई होगी। सो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज होती है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल निकाल रहा हूं, जैसा कि हम सभी ने पढ़ रखा है कि अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स पता है और मैं उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो हो जाता था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही हो जाता था। तो सेम यहीं पर चीज है यहाँ पर, कि अगर मुझे dp बाई dt को दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो इट विल बिकम व्हाट, डेल डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा बस। ठीक है, ये बात हम सभी को पता है। तो सेम अब यहाँ पे जो है बस इस चीज सभी को चीज को हटा के हम, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, सो इट विल बिकम डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी स्क्वायर। बट नाउ सेकेंड पार्ट, अगर हम किसी दूसरे डेरिवेटिव, सॉरी किसी दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इफ वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल, तो क्या होगा तो ये हो जाएगा डेल पी बाय डेल टी था, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू डेल बाय डेल वी, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वी इंटू डेल टी। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। तो जिस भी डेरिवेटिव से बाद में हमने, सॉरी जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बाद में डेरिवेशन किया है वो पहले लिखा जाएगा, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। नाउ अब बात करते हैं अपने यूलर्स रेसिप्रोसिटी। बस कुछ नहीं हो रहा भाई, एक और बार डेरिवेटिव निकालना है, जो भी चीज है ना उसको एक और बार डिफरेंशिएट मार दीजिए, सेम तरीके से, सेम फॉर्मूला से, जिस तरीके से पढ़ते हुए आए। यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल हमारे पास क्या कहता है, ये थ्योरम की बात करें तो हमें पता है z हमारा फंक्शन है इसका। ठीक है, तो अगर मैंने सबसे पहले dz बाय dx निकाला, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y। तो अभी अभी जस्ट सीखा, ये क्या बन जाएगा, जोर से बोल के मुझे बताइए, डेल स्क्वायर वाई अपॉन नीचे क्या लिखूं, डेल वाई डेल एक्स। सर बाहर ये वाला वेरिएबल पहले आएगा, तो ये डेल वाई डॉट डेल एक्स। क्लियर है। सेम चीज थोड़े से दूसरे तरीके से करता हूं, कैसे, तो यहां पर अगर मैं डेल बाय डेल एक्स करूं, और मैंने क्या निकाल रखा है, डेल जेड बाय डेल वाई निकाल रखा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यही होगा ना, पहले इस बार एक्स आएगा। हाँ तो ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई होंगी। तो यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल ये कहता है कि अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई इक्वल होगा किसके, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स के, तो मतलब ये जो भी आपका फंक्शन है वो फॉलो कर रहा है यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल।
ये इसका सिंपल सा मतलब है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस हमें नहीं लगानी है, कोई ज्यादा एकदम खतरनाक वाली मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। सिंपल सा डेरिवेटिव निकालना है अलग अलग वेरिएबल के, पहले किसी और वेरिएबल के साथ निकाला है बस, बाद में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला है। एट द एंड क्या वो इक्वल आए हैं, दैट मीन्स हमारा यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो सही है, सही वैलिड हो रही है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका एक और ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं जैसे डेल बाय डेल वाई निकाल रहे हैं हम किसका, डेल जेड बाय डेल एक्स का। और डेल जेड बाय डेल एक्स हमने निकाला होगा जब हमने वाई को कांस्टेंट रखा होगा, और सेकंड टाइम किसको रखेंगे हम कांस्टेंट, एक्स को रखेंगे। बस इसको लिखने का कुछ ये तरीका है। इधर बाहर क्या लिखूंगा, एक्स, और अंदर आ जाएगा डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। और यहाँ पर क्या आएगा बताइए बाहर मुझे, सर अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट किसको रखेंगे, वाई को। यस, ग्रेट। सो दैट्स हाउ वी विल डू, और आपका ये हो जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल फॉर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी डेल वी को देखते हैं हम क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रेशर की वैल्यू। तो प्रेशर आ गया आर टी बाई वी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल देखेंगे फॉर पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, या हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी डेल वी क्या इक्वल आएगा डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल टी के। अगर आएगा तो अच्छी बात है, मतलब क्या होगा, जो हमने पढ़ा था कि स्टेट फंक्शन होगा प्रेशर। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले हम डेल पी बाय डेल वी। क्या कांस्टेंट रखूंगा मैं, टेम्परेचर। तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा, टेम्परेचर को अगर मैंने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ डेल पी बाय दूसरा वेरिएबल क्या है, डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, आर तो है ही कांस्टेंट, तो ये खाली आर अपॉन वी नहीं हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। लगाओ सेकंड डेरिवेटिव। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब मुझे इस पूरी क्वांटिटी को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वेरिएबल दैट इज टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल वी तो है ही मेरे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, बाहर क्या रखूं, कांस्टेंट वी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू। तो डेल बाय डेल टी माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास, हमें पता है हमारी वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो टी का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा माइनस आर वी स्क्वायर इंटू वन। तो इस वाली साइड से डेल बाय डेल टी डेल पी बाय इसकी वैल्यू जाए। अब इसको डिफरेंशिएट मारते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो आइए मारते हैं। तो डेल बाय डेल वी किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आएगा डेल पी बाय डेल टी जो है एज इट इज उतारो मैं कोई, यहाँ पर एट कांस्टेंट क्या रखना है हमें, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मार रहे हैं तो टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। और वैसे भी यहाँ टेम्परेचर वाली कांस्टेंट नहीं है, तो आर अपॉन वी का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो मतलब आर तो कांस्टेंट रहेगा, वन अपॉन वी का बेसिकली आपको लेना है, सो दैट विल बिकम माइनस आर अपॉन वी स्क्वायर। इक्वेशन इसको सेकंड बोल देता हूँ, इक्वेशन इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। देख के बताइए क्या ये चीज और ये चीज बराबर है या नहीं। सर ये है डेल बाय डेल टी, ठीक है, इसके माइनस आर अपॉन वी स्क्वायर ये भी है, तो इसका मतलब प्रेशर हमारे पास जो यूलर्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल या रेसिप्रोसिटी थ्योरम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फॉलो कर रहा है। काफी ज्यादा अच्छी बात आ गई। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई, आंसर हो गई। तो इसी तरीके से जब अच्छा क्वेश्चन जब और जो हम करेंगे वो हम बाद में जब और चीज आएंगे तब वील डू मोर क्वेश्चंस ऑन इट, तब और भी ज्यादा चीजें हम करेंगे यहाँ पर जब क्वेश्चन वाले होंगे। अभी ज्यादा बेसिक जो आपका जो डिमांड आई थी वन शॉट में कि भाई थ्योरी पर थोड़ा फोकस रखिए, तो उस वाले पार्ट को, डेरिवेशन वाले पार्ट्स को, उन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। बाकी थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, था, मुझे भी लगा था बहुत मुश्किल इसको होगी पढ़ाने में भी, जब पढ़ने में इतनी मुश्किल होती है मुझे भी अपने टाइम पे भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, तो अब भी परेशानी होगी बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में समझना, खुद भी पढ़ रहा है दोबारा से कि यार कैसे पढ़ा था। इसमें जो गोल रहता है बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बच्चों का गोल ये भी होता होगा कि भाई अब हमें जो है इतने इतने मार्क्स लाने हैं, इसमें ए प्लस लाना है, ए लाना है, हम आराम से स्कोर कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट में। थर्मोडायनेमिक्स में जो गोल था, जो मेरा भी गोल था कि भाई बस पास होना है, किसी तरीके से पास हुए हैं, हालात ऐसे लगते हैं कि पास ही नहीं हो सकता है, बट स्टिल पढ़ाई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोशिश रहेगी कि डिसेंट ग्रेड आ जाए, जितना आ सके, और जितना मुझे आता होगा पढ़ाने का उतना ही मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। 100% अगेन मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगी, ये भी मैं नहीं ले सकता, बिकॉज दिस इज माई ऑल्सो फर्स्ट टाइम। आप लोगों से मैं एक साल ही सीनियर समझ लीजिए हूँ बस, तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमने लिखा था डीजेड को, सॉरी डेल जेड लिख रहा हूँ मैं,
अभी अभी पीछे वाले पेज पर अगर z फंक्शन है हमारे पास x और y का, तो डेल z बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y इंटू डी एक्स प्लस डेल z बाय डेल y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम एक्चुअल में लीनियर फॉर्म में भी लिखते हैं। कुछ नहीं हुआ, बस dz को मैं लिख रहा हूं mdx, mdh का मसाला नहीं, mdx इंटू एन डी वाई। सर ये m क्या है, n क्या है? भाई m है सिंपल सा ये, कुछ नहीं है m, बस ये है जो ऊपर लिखा है आप सभी के सामने। एन क्या है, बस लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप ऊपर वाली चीज को देखो और नीचे वाली चीज को, कितनी साफ सुथरी लग रही है ना ये चीज। बस यही यहाँ पे बोलता कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन को हमने साफ सुथरा कर दिया, बस और कोई खास चीज नहीं करी। बस ये है इसका मतलब, ये हमने इसको बोलते हैं कि हमने अब लीनियर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सुनाओ। अगर मुझे प्रेशर को जैसे लिखना है, प्रेशर को हमने इतनी पूरी कहानी लिखी कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम प्रेशर को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एम डी वी प्लस क्या आएगा आगे, एन डी टी। एम सभी को पता है क्या होगा, डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एन क्या होगा, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबको क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हमने बात करी थी। ऐसे लोग जो क्या होते हैं बेसिकली स्टेट फंक्शन होते हैं, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। मतलब कुछ नहीं है, जो लोग यूलर्स थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं वो लोग हमारे होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बस सर इतनी सी बात, हाँ इतनी सी ही बात। इनएग्जैक्ट मतलब जो किसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे लोग जो क्या होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, और जो फॉलो करते हैं किसको, सर फॉलो नहीं करते यूलर्स थ्योरम को, फॉलो ईटी मतलब मैं लिख रहा हूं यूलर्स थ्योरम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मतलब पता है इसका क्या होता है, डेल जो भी होगा रिस्पेक्ट में, अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं फंक्शन की, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स इसके इक्वल होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा अब इसका थोड़ा सा मतलब देखें, तो इसका मतलब ये होता है अगर मेरे पास जो क्वांटिटी है डी सेट, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसका हम चेंज निकालना है फ्रॉम ए टू बी, निकालना है। इंटीग्रेशन सबने पढ़ी है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना डेल्टा जेड के इक्वल। चेंज अगर मैं बड़ा चेंज ले लूँ, स्मॉल चेंज को डीजेड बोलते हैं, बड़े चेंज को ये, तो ये मेरे पास इक्वल आएगा जेड बी माइनस जेड ए। मतलब z की वैल्यू जब हमारे पास कंडीशन हो एट b वाली लिमिट्स जो पुट करते हैं इंटीग्रेशन वाली, सॉर्ट ऑफ वैसा ही समझिए। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, देखिए जो यूलर थ्योरम को फॉलो नहीं करते उनका अगर हम इसी तरीके से डेल जेड का इंटीग्रल निकालूं मैं a से b तक, तो सबसे पहले इक्वल नहीं आएगा डेल्टा जेड। ये इनमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बोले या इनकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब मैं डेल्टा जेड को ऐसा नहीं बोल सकता कि जेड बी माइनस जेड है, और कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटेड है कि हमारा पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। जेड बी इज द इनिशियल और यू कैन से फाइनल कंडीशन, जेड ए इज द इनिशियल कंडीशन। तो डेल इसका चेंज जो होगा वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। उसका जो चेंज होगा यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पर नहीं, पूरे रास्ते पर आपने क्या क्या तरीका, कौन से रास्ते से गए, कौन सी कार से गए, कौन सी बाइक से गए, उन सभी पर पड़ेगा। पर यहाँ पर इस वाले में कोई ऐसा सच नहीं होगा कि भाई आप कैसे भी जाओ, मेट्रो से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, इनिशियल क्या आते फाइनल क्या आते, आप उसके बारे में बात करें। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे वर्क और हीट होते हैं, तो वर्क को अगर मैं लिखना चाहूँ डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं ए से बी तक, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कभी भी हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ हम वर्क को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। द रीजन इज दिस सिंपल ओनली, क्योंकि वर्क क्या है पास फंक्शन, और उसका जो इंटीग्रल है वो इक्वल नहीं होता इसके। सो दैट्स वाई हमने कभी भी वर्क को डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट नहीं करा। फिर यहाँ बात करें इंटरनल एनर्जी की डी यू की, तो T1 से T2 तक जाने में यहाँ पर हम डेल्टा यू बिल्कुल बोल सकते हैं, और U2 माइनस U1 हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आई होप आपको एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। तो यूलर्स थ्योरम को जैसे हम बात करें प्रेशर की, अगर मैंने बात करी थी एम डी वी प्लस एन डी टी, तो यहाँ पर अगर मुझे प्रूफ करना है ना यूलर्स थ्योरम को, तो मैं क्या करूंगा, एम को इस बार डेरिवेटिव करूंगा, डेल एम बाय किससे, दूसरे वाले से डेल टी बाय टेकिंग कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल वी बाय टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। सर ये क्या कर दिया आपने, डेल एम एम मुझे बताइए क्या था सर, एम था आपका वही समझ जाओ डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या कर रहा हूं मैं,
ये मैंने m की वैल्यू पुट करी है, तो इसमें अगर आप देखिए मैं m की वैल्यू डालूं तो क्या ये डेल, इसका मैं डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहा हूं तो क्या ये ऊपर डेल स्क्वायर पी हो जाएगा? हाँ सर। नीचे क्या होगा सर? नीचे हो जाएगा डेल टी डेल वी। हो जाएगा या नहीं? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर डालिए तो n था आपका सर डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। n की वैल्यू यहाँ पर डालूं तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर पी हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या होगा? डेल वी डेल टी। और अगर ये इक्वल हो गए तो मतलब यूलर थ्योरम फॉलो होगा। तो अगर ये भी कंडीशन होती है कि डेल एम बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी अगर इक्वल हमने कर दिया इसके, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? मतलब यहाँ पर हमारी यूलर्स थ्योरम फॉलो हो रही है, यूलर्स थ्योरम प्रूफ हो रही है। आई होप ये चीज भी क्लैरिटी आई होगी। एम डीवी, एम का मतलब तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर डीवी के साथ जो भी क्वांटिटी लिखी हो उसको dt से आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट मारना है, पार्शियल डेरिवेटिव बाय टेकिंग दिस कांस्टेंट। यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी हो उसको इसके साथ डेरिवेट मारना है बाय टेकिंग dt को, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जब क्वेश्चंस आगे आएंगे तो इस तरीके से टैकल करेंगे जो भी क्वेश्चन की वीडियोस बनाई जाएगी उस। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। सो आई थिंक अब जो लास्ट रूल आता है इसमें, साइक्लिक रूल, उसकी बात कर लेते हैं। तो साइक्लिक रूल क्या करता है? ये करता है हमारे पास, इट कनेक्ट्स थ्री वेरिएबल्स, या हम बोले थ्री म्यूचुअली म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे x है कहीं ना कहीं y पर डिपेंड कर रहा है, y है वो कहीं ना कहीं z पर डिपेंड कर रहा है, z कहीं ना कहीं x पर डिपेंड कर रहा है। तीनों एक दूसरे पर, हम बात यही करिए कि तीन वेरिएबल्स होंगे आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो जब आप x से y जा रहे हैं तो आप रखिए z को कांस्टेंट, फिर आप y से z जाइए, आप x को कांस्टेंट रखेंगे, z से x जाइए, आप y को कांस्टेंट रखेंगे। सर रख दिया कांस्टेंट, मतलब तो बताइए। आइए, क्या बोला सबसे पहले मैंने? x से y जा रहे हैं मतलब डेल एक्स बाय डेल वाई, किसको कांस्टेंट रखा? z को। फिर आपने क्या करा? y से z गए, किसको कांस्टेंट रखा? x को। फिर क्या करा? फिर हम गए सर z से कहां पर? x पर, किसको कांस्टेंट रखा? y को। इसका आंसर अगर -1 आया तो साइक्लिक रूल फॉलो हुआ, अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली साइक्लिक रूल फॉलो नहीं हुआ। तो ये कंडीशन है हमारे पास। अच्छा, इसको एक और तरीका आता है, इस -1 को जो है ना आपको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये +1 बन जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ में आई है ना ये बात सेकंड वाली? तो ये भी साइक्लिक रूल का ही हमारे पास एक तरीका होता है डिनोट करने का। सो आइए चेक कर लेते हैं साइक्लिक रूल किसके लिए करें बताओ। सर आप करवा दीजिए, प्रेशर के लिए करते हैं ये। सो प्रेशर हमारे पास फंक्शन है इसका। अगर मुझे साइक्लिक रूल लिखना है तो मैं पी वी टी लिखूंगा। पी से वी गया डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी, फिर वी से टी गया एट कॉन्स्टेंट पी, फिर मैं गया डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, ये हो गया? हाँ सर हो गया। आओ चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो डेल पी बाय डेल वी की वैल्यू निकाली थी हमने, देखूं एक बार। निकाली तो होगी, पर आप लोग भी एक बार चेक करिए, मैं देखता हूँ कि आपने वैल्यूज निकाल रखी हैं या नहीं, फिर डायरेक्टली पुट कर देंगे ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी कैन कैंसिल किसको? आर से आर गया, इससे ये गया। तो क्या करा है हमने? सिंपल डेल पी बाय डेल वी की वैल्यू निकाली। यहाँ से आप देख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख के मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। देन डेल पी बाय डेल टी निकाल रखी थी, डेल टी बाय डेल पी भी आप सिंपल निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इससे ये गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, क्या बचा नीचे? ऊपर बचा -RT, नीचे बचा पीवी। किसके इक्वल होगा? पीवी किसके इक्वल होता है? आरटी के, तो -RT बाय आरटी किसके इक्वल हो गया? माइनस। तो साइक्लिक रूल यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया फॉर आइडियल गैस इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि पीवी इक्वल्स टू आरटी मतलब आइडियल गैस इक्वेशन ही। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और बाकी जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम प्रोबेबली क्वेश्चंस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वहां पे शायद आई थिंक रियल गैस वाला भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो ये हमारे पास आई थिंक थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है आपके फर्स्ट यूनिट में। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही था इस वाले यूनिट में, जितना था मतलब उतना करा दिया। काफी बेसिक यूनिट था तो इसमें बेसिक बेसिक बात करनी थी, आपके बेसिक्स बनाने थे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला लॉज ये सब देखने थे। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, आपको ये सारी चीजें जरूर आनी चाहिए आगे थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ने से पहले। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, आगे भी जरूर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।